हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का जो तीसरा चैप्टर है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 8 पॉइंट और डिस्कस कर लिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर था। तो आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 फीचर्स और डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला डीपीएसपी, दूसरा है हमारा फंडामेंटल राइट और तीसरा है हमारा अ सर्कुलर स्टेट। ये 3 फीचर हम और डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जैसे ये 3 फीचर डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद हम अपने 4-5 पॉइंट्स और हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रिटिसाइज किया जाता है उसको देखेंगे। क्रिटिसाइज वाला टॉपिक देखने के बाद हम वो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि यूपीएससी या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें या तो वो पूछे गए हैं या पूछे जाने की जो संभावना है या जो चांसेस है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्टिव का मतलब होता है एक तरीके का स्टेट को निर्देश देना या गाइड करना। यानी कि यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दे रखे हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। उसमें कहा गया है कि जो हर संविधान जो है वो हमारा जो संविधान है वो क्या करेगा, सरकार हर एक राज्य के सरकार को क्या करेगा, एक डायरेक्शन देगा। डायरेक्टिव का मतलब कि एक तरीके से डायरेक्शन देने का काम करेगा कि स्टेट किस तरीके से काम किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो पब्लिक वेलफेयर में काम करेगी। यानी कि किसके वेलफेयर में काम करेगी, पब्लिक वेलफेयर के। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये डाला गया। अब जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से इंस्पायर होकर लिया गया, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके लिया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नोवेल फीचर है, और जो कि किसमें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में देखने को मिलता है। तो हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी की बात करें तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें डीपीएसपी के बारे में देखने को मिलता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें मेंशन किया गया है कि डीपीएसपी क्या है और गवर्नमेंट इस पे कैसे काम करेगी। अगर हम बात करें जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स अगर हनन होता है हमारा, अगर सरकार के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है, तो जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उस तरीके से हम डीपीएसपी को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी कि हम डीपीएसपी को फोर्सेबल करने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जबकि हम फंडामेंटल के लिए जा सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान किसमें, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है जो डीपीएसपी है वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, जबकि फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, इट्स जस्टिसेबल। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है तो हम उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हम डीपीएसपी के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर हम बात करें डीपीएसपी को, तो डीपीएसपी को कितने, तो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला कैटेगरी हमारा सोशलिस्ट, जिसे हम सामाजिक कहते हैं, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरा है हमारा लिबरल, जिसे कि हम क्या कहते हैं, भौतिक, यानी कि उदार भौतित्व। यानी कि हमारा जो डीपीएसपी है जिसे हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, तो उसे 3 अलग अलग भाग में बांटा गया है। पहला है हमारा समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धित्व के आधार पर इसे बांट दिया गया है। और कहा जाता है कि जो ये डीपीएसपी है ये क्या करता है, तो प्रमोट करने का काम करता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को क्या करने का काम करता है, तो बढ़ावा देने का काम करता है।
बढ़ावा देने का काम करता है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, तो एक नॉवेल फीचर है, जिसे हम क्या कहते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो एक उपन्यास वाली विशेषता उनके द्वारा कहा गया है। जिस तरीके से हम मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम जो हमारा डीपीएसपी है उसके लिए, उसके इन्फॉर्मेंस के लिए हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसको इसलिए कहा गया है इसको नॉन जस्टिसेबल। संविधान स्वयं अगर हम बात करें तो संविधान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद को डिक्लेयर करता है कि जो प्रिंसिपल्स है हमारे डीपीएसपी के, वो फंडामेंट यानी कि जिस तरीके से मौलिक अधिकार क्या करता है, देश के शासन में मौलिक अधिकार है, वह कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य बन जाता है। तो ये किसमें कहा, ये संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बातें खुद कहता है। तो ये बातें हैं संविधान के द्वारा खुद ही कही गई है। अगर हम बात करें जो हमारा मिरर मिल्स केस है जो कि 1980 में आया था, इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम बात करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारे डीपीएसपी के बीच में क्या है, एक संतुलन के आधार पर स्थापित करने के लिए कहा गया था। कब, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1980 में। तो किस केस के द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स केस, जो कि हुआ था कब, तो 1980 में। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हमारे पास जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स है उसी तरीके से हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए गए हैं। तो अगर हम ओरिजिनली बात करें तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज टाइप की कोई चीज नहीं थी। उसको हमने 42nd अमेंडमेंट करके 1975 से 1977 के बीच में हमने क्या किया, अमेंडमेंट करके ऐड किया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, तो उसमें हमने क्या किया, तो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने उसको ऐड किया है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने क्या किया था, जो कि 2002 में किया गया था, इसमें हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या कर दिया था, तो ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से आज टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलता है। जिस तरीके से हम डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, उसी तरीके से हम फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए क्या कर सकते, तो कोर्ट नहीं जा सकते। इसे भी अनजस्टिसेबल माना गया है, यानी कि इसे अनजस्टिसेबल रखा गया है। अगर हम बात करें कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 51A में देखने को मिलता है। आर्टिकल 51A में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या क्या हैं, और इसे जो किस में रखा गया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में रखा गया है। और आज के टाइम पे हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलता है। और ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया था रसिया यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आज के टाइम पे जो रसिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया है, तो ऐड किया है। अगर हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है, तो पहला यही है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जितने भी जो हमारे नेशनल फ्लैग हैं या नेशनल एंथम है उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए, आदर्श रखना चाहिए और हमेशा उसका आदर करना चाहिए। पहले हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यही बताया गया है। फिर दूसरा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें ये कहा गया है कि जो स्वतंत्रता के लिए जितने भी जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे उससे प्रेरित होने वाले जितने भी जो उच्च आदर्श हैं, यानी कि जितने भी जो इंस्पायर्स आइडल्स हैं, उन सबको हमेशा क्या करना चाहिए, उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, यानी कि उसका हमेशा पालन करना चाहिए और उसे हमेशा हृदय में संयोजित रखना चाहिए, यानी कि उसे हमें उसके प्रति हमेशा अपने हार्ट में क्या कर रखना चाहिए, एक रिस्पेक्ट रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, रिस्पेक्ट। ये हमारी दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर हम तीसरी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो उसमें कहा गया है कि हमारी जो कंट्री की जो
संप्रभुता है, एकता है और अखंडता, इसकी रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और यानी कि इसमें कहा गया है कि हमारी कंट्री की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता है उसको बनाए रखना ये हमारा क्या है, तो कर्तव्य है। फिर कहा चौथा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज रखा गया उसमें ये कहा गया यदि हमारे देश पे कोई भी बाहरी कंट्री आक्रमण करती है यानी कि हमला करती है तो हमें अपनी देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमेशा अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हमारी जो चौथी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो बताई गई। पांचवी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई जा रही है वो बताई गई थी, वो ये बताई गई थी कि भारत के जितने भी जो लोग हैं वो क्या करें, जितने भी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है या जो कंट्री की जो भी प्रॉपर्टीज है या उन सब की क्या करना, उन सब की सुरक्षा करना, उसको नुकसान ना पहुंचाना। यानी कि जो हमारी पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें सीधा सीधी ये कि क्या कहा गया है कि जितनी भी जो हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो रामसर साइट है, या जो भी हमारी संस्कृति के जो कल्चर है या जो धर्म है उसको नुकसान ना पहुंचाना, ये हमारे लिए क्या कहा गया, तो पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज कहा गया। और इसमें यह भी कहा गया कि जितने भी जो ह्यूमन के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ये जो हमें भेदभाव देखने को मिलता है वो ना करना, वो भी हमारे लिए क्या कर दिया, तो एक फंडामेंटल ड्यूटीज बना दिया। हमारी जो छठा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ये कहती है कि हमारी कंट्री में जितने भी जो हेरिटेज साइट है या जो कंपोजिट कल्चर है, यानी कि हम बात करें हमारी जो भी संस्कृति है उस पर क्या करना, जो भी हमारे गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा है उसके महत्व को समझना, ये भी हमारे लिए क्या कर दिया, और उसके महत्व को समझना ये हमारे लिए क्या कर रखा है, तो एक हमारा इसका दायित्व बना दिया है कि ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। सातवें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हमें अपनी इन्वायरमेंट यानी कि नेचुरल जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें कि फॉरेस्ट यानी कि जंगल, तालाब, रिवर और जितने भी जो जीव जंतु उसको हानि ना पहुंचाना, जो कि जंगलों पे रहते हैं किसी भी प्राणी को नुकसान ना पहुंचाना, उनको प्रोटेक्ट करना और उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना, ये हमारे लिए क्या कर दिया, तो एक दायित्व बना दिया कि ये हमारा एक मौलिक दायित्व यानी कि मौलिक कर्तव्य है। आठवां जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज था उसमें ये कहा गया कि जितने भी जो अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें यानी कि साइंटिफिक नजरिए से देखें उसमें क्या है कि जितने भी जो मानववाद और जो ज्ञान अर्जन तथा जो सुधार की भावना का विकास करना चाहिए, यानी कि हमें अपने नेचर्स में हमेशा क्या करना चाहिए कि हमें जो भी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है या रिफॉर्म है वो हमें अपने अंदर में लानी चाहिए। और जो यानी कि इसमें समझाने की ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी जो हमें नॉलेजेबल चीजें हैं यानी कि हमें अपने ज्ञान को हमेशा डेवलप करना और एक सकारात्मक डायरेक्शन यानी कि एक पॉजिटिविटी वे में अपने नॉलेज को इंक्रीज करना और अपनी भावनाओं को सुधार करना, जो यानी कि अपने भावनाओं को सुधार करना, उसमें क्या कहा गया, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार बना दिया। फिर कहा गया जितनी भी जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है जैसे कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई या जो भी हमारे ओल्ड यानी कि हिस्टोरिकल चीजें उसको नुकसान ना पहुंचाना, वो भी हमारे लिए क्या कर दिया, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और जो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो जोड़ा गया 2002 में, उसमें ये 2002 में उसमें ये जोड़ा गया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना क्या है, तो पेरेंट्स का एक मौलिक अधिकार बना दिया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज बना दिया। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन के बारे में तो राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि 6th क्लास मतलब 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवाना क्या है, तो एक मौलिक अधिकार है। उसी तरीके से क्या है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फिर इसी अधिकार को किस में जोड़ दिया गया, तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ दिया गया। तो ये थे हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जो हमारा टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो स्टेट है यानी कि हमारी जो कंट्री वो किस तरीके से एक सर्कुलर स्टेट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29 और 30 और आर्टिकल 44, ये वो आर्टिकल्स है जो कि
किसको, तो सर्कुलर स्टेट को प्रमोट करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारा आर्टिकल 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 और 44 ये वो आर्टिकल्स है जिसमें क्या कहा गया, तो हमारी कंट्री को एक सर्कुलर स्टेट बनाने के लिए प्रमोट किया गया है। इसमें वो सारे प्रावधान दिए गए हैं जो कि हमारी कंट्री को क्या करता है, एक सर्कुलर स्टेट बनाता है। जैसे कि हम बात करें, अगर एक सर्कुलर स्टेट की बात करें तो सर्कुलर का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो कि किसी भी एक विशेष धर्म को प्रमोट ना करके उसके लिए सभी धर्म क्या हो, तो बराबर हो। तो ऐसे राज्यों को कहते हैं हम एक सर्कुलर स्टेट। जैसे कि हमारे कंट्री में क्या है, किसी एक धर्म को सर्वोच्च ना मान करके हम किसको सर्वोच्च मानते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक धर्म क्या है, बराबर है। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया क्या है, एक सर्कुलर कंट्री है। इंडिया इज अ सर्कुलर कंट्री। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री में किसी भी धर्म को ना तो कुछ ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ना ही किसी धर्म को दबाया जाता है। हमारे कंट्री में जो हमारा संविधान है उसके अनुसार क्या है, सभी धर्म एक समान है। हम अगर बात करें कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था, जो कि 1976 में किया गया था, तो हमारे प्रेम्बल के अंदर इस सर्कुलर शब्द को क्या किया, जोड़ा गया था, यानी कि ऐड किया गया था। इसमें कहा गया था कि हमारा जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया कि हर एक नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो अपने अनुसार किसी भी धर्म पे या किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, वो किसी भी धर्म के प्रति वो क्या कर सकता है, तो अपनी आस्था और अपना विश्वास रख सकता है। जब लोगों के पास ये पूरा अधिकार रहता है कि वो अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है या किसी भी धर्म की में आस्था रख सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, वहां पे क्या है, हमें एक सर्कुलर देखने को मिलती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सभी धर्म एक समान है, जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। यदि हम आर्टिकल 14 की बात करें, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पहला ही फंडामेंटल राइट्स है, उसमें कहा गया है कि जो हमारा स्टेट है वो किसी भी पर्सन के साथ सिर्फ एक रिलीजन के बेस पे क्या कर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। तो ये किस में कहा गया था, तो आर्टिकल 14 में कहा गया था। यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि इसमें ये कहा गया था कि जो स्टेट है वो लॉ के सामने वो किसी भी धर्म से रिलेटेड क्या नहीं कर सकता, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी रिलीजन का बेस यानी कि आधार मान करके। आर्टिकल 15 में ये कहा गया था कि जो राज धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये चीज आर्टिकल 15 में कहा गया कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है सिर्फ रिलीजन के आधार पर, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। और आर्टिकल 14 में जो कहा गया उसमें यह कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष क्या रखेगा, समान रखेगा। यानी कि हम बात करें तो लॉ के आगे क्या रहेगा, हर एक रिलीजन क्या रहेगा, तो इक्वल रहेगा। ये किस में कहा गया, तो आर्टिकल 14 में कहा गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया था, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि लॉ के सामने हर एक पर्सन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और जबकि आर्टिकल 15 में कहा जा रहा है कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है सिर्फ रिलीजन के आधार पे। और आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि हर एक आदमी को इक्वल, यानी कि हर एक आदमी को समान अवसर मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि अगर हम बात करें कि चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, कोई भी रिलीजन्स के बेस पे क्या नहीं करेगा, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि किसी भी अवसर में। तो उसमें कहा गया कि जो इसमें कहा गया कि किसी भी रिलीजन के साथ अवसर के साथ समान, जो हमें अवसर की समान, यानी कि हम बात करें कि जो हमें समानता का जो अवसर है, यानी कि अवसर की जो समानता है, तो उसके इसमें क्या होगा, तो जो हमारे रिलीजन है उसके बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन
नहीं करना है और ऐसा नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 16 में कहा गया है। यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में कहा गया है कि किसी भी पब्लिक के साथ या किसी भी सिटीजन के साथ पब्लिक एम्प्लॉय में इस बात के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है वो किस रिलीजियस से बिलोंग करता है, यानी कि हर एक आदमी के लिए समानता का अवसर है, यह आर्टिकल 16 में कहा गया। और आर्टिकल 25 में क्या कहा गया, हर एक आदमी इक्वल है, किसके लिए, हर एक आदमी को समान रूप से ये अधिकार है कि वो अंतरात्मा की स्वतंत्र, यानी वो किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकता है, उसका अभ्यास कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये अधिकार हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 में दिया गया है। यानी कि इसमें कहा जाता है कि आर्टिकल 25 के तहत ये हर एक पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म के प्रति वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि उसका प्रचार कर सकता है और अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकता है। ये आर्टिकल 25 में कहा गया और ये हमारा एक अधिकार, हमें ये अधिकार दिया गया है। फिर अगर हम आर्टिकल 26 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी भी वर्ग को अपने धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध करने का अधिकार होगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि जितने भी जो रिलीजियस है, यानी कि हम अगर बात करें कि हर एक रिलीजियस के ग्रुप को ये राइट्स दिया गया है कि वो किसी भी वर्ग को अपने धार्मिक मामले का प्रतिबंध करने का अधिकार उन्हें दे दिया गया है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 27 में तो इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए क्या कोई भी कर देने का बाध्य नहीं है। यानी कि हम बात करें आर्टिकल 27, तो आर्टिकल 27 में ये कहा गया है कि यदि कोई पर्सन अपने रिलीजियस का प्रचार करता है या प्रैक्टिसेस करता है उसके लिए वो किसी भी स्टेट को क्या करता है, तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल 27 में कहा गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 28 में तो आर्टिकल 28 में ये कहा गया है कि हर एक धर्म को अपना शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का अधिकार है, उसमें स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ये आर्टिकल 28 में कहा गया है। और आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि ये नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार उन्हें दिया जाएगा, ये हमारा आर्टिकल 29 में कहा गया। और आर्टिकल जो हमारा 30 है उसमें ये कहा गया जितने भी जो अल्पसंख्यक है यानी कि जिसे हम कहते हैं माइनॉरिटीज, उनको अपनी पसंद के शैक्षणिक स्थान की स्थापना और प्रशासन करने का उन्हें अधिकार दिया गया, ये आर्टिकल हमारा 30 में है। और आर्टिकल अगर हम 44 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता रखेगा और सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, तो ये आर्टिकल 44 में कहा गया है। तो अभी जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 और 44, ये वो अनुच्छेद है जिसमें जो भी बातें कही गई है वो सारा किसको प्रमोट करता है, तो एक सर्कुलर स्टेट को प्रमोट करता है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक सर्कुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि उस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हर एक धर्म यानी कि रिलीजियस की बात करें तो वो क्या है, तो बराबर है, बराबर है। फिर हमें अगर हम बात करें कि जो हमारा सर्कुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, तो पश्चिम अवधारणा, यानी कि जैसे कि हम बात करें जो हमारा धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है, अगर हम उसके बात करें वेस्टर्न जो हमारा सर्कुलरिज्म है, जैसे कि चर्च, और बात करें राज्य की जो राजनीति के बीच में क्या है, एक पूर्ण अलगाव को दर्शाती है। यानी कि अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारी कंट्री में जितने भी जो सर्कुलरिज्म वाली जो आर्टिकल जो हमने अभी डिस्कस किया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सर्कुलरिज्म को पूरी तरीके से क्या करती है, एक सेपरेट करने का काम करती है। जैसे कि हम बात करें रिलीजियस को जिसमें एग्जाम्पल रखा है जैसे चर्च, जैसे कि हम बात करते हैं रिलीजियस और जो स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसको सेपरेट करने का काम करती है। फिर उसमें कहा गया कि जितने भी जो अगर हम
देखें कि धर्मनिरपेक्ष की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय स्थिति में लागू नहीं होती है जहां समाज बहुधार्मिक हो। यानी कि जिस तरीके से क्या है कि अगर हम वेस्टर्न में देखें तो वहां पे क्या है कि जो हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वो जैसे कि जो वहां पे बात की जा रही है कि जैसे हम वेस्टर्न कंट्री में क्या देखने को मिलता है कि चर्च और राज्य के बीच में क्या है एक पूर्ण हमें सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन देखने को जिस तरीके से हमें वेस्टर्न में क्या देखने को मिलता है एक पूरा सेपरेशन देखने को मिलता है किसमें, तो रिलीजियस में और स्टेट की पॉलिटिक्स में। उस तरीके की जो हमारी जो सिचुएशन है यानी कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है वो हमारी कंट्री में देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। फिर इसमें आगे कहा जाता है कि अगर हम सर्कुलर में स्टेट की बात करें तो उसमें कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पुरानी जो विचारधारा थी, जैसे कि हम बात करें अगर हम अपने संविधान की बात करें, हमारे संविधान में इसलिए धर्मों का समान आदर अथवा सभी धर्मों की जो समान रूप से जो रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्ष को सकारात्मक रूप से शामिल किया गया है। यानी कि हम जैसे कि इसमें यहाँ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को पुरानी व्यवस्था यानी कि धर्म के आधार पर विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण भी खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी कंट्री को और भी ज्यादा सर्कुलर बना सके। फिर जैसे कि हम बात करें जो जितने भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उन जितने भी जो अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, हमने पर्याप्त तो सीटों की जो क्या है आरक्षण का प्रावधान किया है ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबको साथ लेकर के चल सके, सबको साथ लेकर के चल सके, सबको एक साथ लेकर के चल सके। इसलिए जो रिलीजियस के आधार पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव के अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव के अंदर जितनी भी जो सीटें रिजर्व की गई थी उन सबको क्या कर दिया गया है, तो उनको हटा दिया गया। और वो सीटें किन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, तो हमारी कंट्री में जितने भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज या शेड्यूल कास्ट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए हमने उस सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 फीचर्स डिस्कस किए। पहला था हमारा डीपीएसपी, दूसरा था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज और तीसरा था सर्कुलर स्टेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा कि किस तरीके से हमें यानी कि किस तरीके से हमारे देश में इलेक्शन किए, मतलब इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि किस तरीके से अडल्ट के पास ये अधिकार रहता है कि वो अपनी सरकार चुने। फिर दूसरा फीचर्स हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे संविधान में एक सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। और फिर हम देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितनी भी जो बॉडीज है, जैसे कि हम बात करें हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट, जितनी भी जो बॉडीज हैं वो किस तरीके से एक तरह के इंडिपेंडेंट होकर के काम करते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आपातकाल। फिर हम बात करेंगे कि 3 लेयर जो हमें अपनी गवर्नमेंट की देखने को मिलती है, जैसे कि हम बात करें कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और जिसे हम पंचायत कहते हैं, पंचायत। जो ये गवर्नमेंट की 3 लेयर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।